नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था। जो आर्किटेक्ट्स जिनका प्रोफेशन होता है उन्होंने मांग की थी सिर्फ जो आर्किटेक्ट होते हैं वही आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, इस प्रकार का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखो, इंजीनियर्स भी आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आगे भी इंजीनियर्स को छूट है, वो भी आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखो, कई सालों से डिस्प्यूट चला आ रहा है इंजीनियर्स के बीच और आर्किटेक्ट्स के बीच। आर्किटेक्ट्स ये बोलते हैं सिर्फ हम ही आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइड करें, ये रूल होना चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए। बट दूसरी तरफ इंजीनियर्स का ये कहना है, देखो, हम तो काफ़ी सालों से आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन स्पेशली आर्किटेक्ट का है, इसका मतलब ये नहीं कि हम वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते। बट सुप्रीम कोर्ट ने आर्किटेक्ट्स को राहत प्रोवाइड करने के लिए जजमेंट में एक बात ये बोली, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ रजिस्टर्ड हैं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सिर्फ उन्हीं रजिस्टर्ड को आर्किटेक्ट्स कहा जाएगा। वो इंजीनियर्स जो आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो अपने आप को आर्किटेक्ट नहीं कह सकते, वो कहेंगे अपने आप को इंजीनियर ही। तो ये थोड़ा सा एक रिलीफ दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने आर्किटेक्ट्स को। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, इंजीनियर्स को देखो अभी भी छूट है, वो आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास आर्किटेक्चर से संबंधित क्वालिफाइड डिग्री है, जो रजिस्टर्ड है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में, उनको बोला जाएगा सिर्फ आर्किटेक्ट। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है, देखो, आर्किटेक्ट्स को यह लगता है सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग के बाद आर्किटेक्चर से संबंधित जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डाइल्यूट होंगे। उनको यह भी लगता है हमारा जो प्रोफेशन था ऑलरेडी स्ट्रगलिंग था, लोग ज़्यादा आर्किटेक्चर सर्विसेज अवेल करते नहीं हैं, और इस रूलिंग के बाद आर्किटेक्ट्स के पास और भी कम काम अवेलेबल होगा। जवाब में राइटर ये मानते हैं, देखो, आर्किटेक्ट्स की ये जो सोच है कि आर्किटेक्चर के प्रोफेशन में सिर्फ हमारी मोनोपोली होनी चाहिए, इससे हमारे पास ज़्यादा काम अवेलेबल होगा अगर सिर्फ हमारी मोनोपोली होती है, उनकी ये सोच गलत है। आर्किटेक्ट्स के प्रोफेशन में और बहुत सारी कमियां हैं, उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है आर्किटेक्ट्स के द्वारा, लेकिन अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे प्रॉब्लम्स दूर नहीं होने वाली हैं। पहले तो देखो, हमारे देश में अभी फिलहाल 1,06,000 रजिस्टर्ड प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स हैं। हमारे देश में 463 आर्किटेक्चरल कॉलेजेस हैं, जो हर साल, जहां से हर साल 20,000 ग्रेजुएट्स निकलते हैं, और इस साल भी 20,000 और प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स 1,06,000 में ऐड हो जाएंगे। लेकिन देखो, इन आर्किटेक्ट्स में से बहुत थोड़े आर्किटेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने टैलेंट को नर्चर करते हैं, जो काम करते हैं प्राइवेट होम्स या फिर इंस्टीट्यूशंस के आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को प्रिपेयर करने में। लेकिन गवर्नमेंट, जो कि सबसे बड़ा बिल्डर है, या फिर आईटी सेक्टर, ये लोग बेस्ट डिज़ाइन प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करते नहीं हैं। मतलब सरकार के द्वारा, आईटी सेक्टर के द्वारा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई जाती हैं, इसके लिए स्पेशल आर्किटेक्ट्स का सहारा नहीं लिया जाता है। देखो, इंटीग्रेटेड रूप से किसी कंपनी को बोला जाता है कि आप कंस्ट्रक्शन कीजिए इस बिल्डिंग में, तो जो कंपनी, जो फर्म बिल्डिंग बनाती है, वो देखो इंटीग्रेटेड रूप से सभी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिसमें बिल्डिंग का डिज़ाइन भी होता है, स्ट्रक्चरल सेफ्टी भी होती है, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट एक साथ जुड़े होते हैं। अलग से आर्किटेक्ट्स को नहीं बुलाया जाता कि भैया आप आओ, पहले आप डिज़ाइन करो, नहीं। स्पेशल फर्म्स होती हैं बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, जो इंटीग्रेटेड रूप से सारा काम देखती हैं। और देखो, इससे फ़ायदा ये होता है कि क्लाइंट्स के लिए ट्रांजैक्शनल कॉस्ट कम होती है। एक तो देखो, आप किसी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट देते हो कि भैया आपको बिल्डिंग बनानी है, वो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है हम सब कुछ देखेंगे, हम
डिज़ाइन भी तैयार करेंगे बिल्डिंग का, स्ट्रक्चरल सेफ्टी भी देखेंगे, डेकोरेशन भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो फिर क्लाइंट को अलग से आर्किटेक्ट की सर्विसेज लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसीलिए क्लाइंट्स के लिए सस्ता पड़ता है जब इंटीग्रेटेड रूप से बिल्डिंग तैयार होती है। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है, देखो अभी काफ़ी कम बिल्डिंग्स ऐसी हैं हमारे देश में जिनके बारे में बोला जा सके कि ये बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर का नमूना है। मतलब देखो पुरानी जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो तो बनी ही हुई हैं, लेकिन आर्किटेक्ट्स ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके अभी फिलहाल काफ़ी कम अच्छी बिल्डिंग्स बनवाई हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिया जाता है, इंडिया हैबिटेट सेंटर ये दिल्ली में है, अश्विनी कुमार क्रीमेटोरियम ये सूरत में है, जीतावन लर्निंग सेंटर ये महाराष्ट्र में है। ये कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो आर्किटेक्ट्स ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके बनवाई हैं, लेकिन ऐसी बिल्डिंग्स काफ़ी कम हैं। जितनी ज़्यादा ऐसी बिल्डिंग्स होंगी उतनी ही ज़्यादा आर्किटेक्ट्स की सर्विसेज लेने के लिए सरकार या फिर आईटी सेक्टर या फिर दूसरी फर्म्स उतारू होंगी। वैसे छोटे शहरों में ज़्यादा अच्छी बिल्डिंग्स ऐसी देखने को मिलती हैं जो आर्किटेक्ट्स ने डिज़ाइन प्रिपेयर करके बनवाई हैं, जैसे थ्रिसर, बेलगावी। तो कहने का मतलब ये है आर्टिकल में इस पॉइंट का कि आर्किटेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिज़ाइन से बिल्डिंग बनवाएं ताकि एक अच्छे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट किए जा सकें कि हमने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके ये बिल्डिंग बनवाई है, हमारा डिज़ाइन है इस बिल्डिंग में। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स, अच्छे एग्जाम्पल्स सामने आएंगे उतना ही ज़्यादा हिट होगा आर्किटेक्ट्स का प्रोफेशन। सेकेंड इशू है, अभी फिलहाल ये जो प्रोफेशन है ये देखो यंग टैलेंट के लिए ज़्यादा अपीलिंग नहीं है। मतलब अपील जो है आर्किटेक्चर के प्रोफेशन की धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि एंट्री लेवल पर ग्रेजुएट की सैलरी काफ़ी कम होती है, 15,000 से लेके 20,000 या फिर इससे भी कम। टोटल जो अभी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स हैं उनमें 60% 35 ईयर्स से उनकी एज कम है। जो नए फ्रेश ग्रेजुएट्स निकल के आते हैं उनके लिए देखो कंपटीशन भी नहीं होता, नेपोटिज्म काफ़ी ज़्यादा होता है। कई लोगों ने अपनी फर्म बनाई होती है तो वहीं पर जो रिश्तेदार होते हैं उनको काम मिल जाता है, लेकिन जिनका कोई आगे पीछे नहीं होता उनको शुरुआत में काम मिलना मुश्किल होता है। तीसरा इशू आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो जो प्रोफेशनल बॉडी है आर्किटेक्ट्स की, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, इन्होंने कुछ नहीं किया। ना तो ये डेटा कंपाइल करते हैं आर्किटेक्ट्स के प्रोफेशन से संबंधित, ना ही इन्होंने अर्निंग पे कोई सर्वे कंडक्ट किया है, वर्क डिमांड पे कोई डेटा इकट्ठा किया है, एम्प्लॉयमेंट लेवल या फिर फ्यूचर स्ट्रेटजीज एग्जिस्ट, इन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर देखो ऐसी प्रोफेशनल बॉडी होगी तो आर्किटेक्चर का जो प्रोफेशन है वो कैसे हिट होगा। तो ये सारे सजेशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं, पहले इन कमियों को दूर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का विरोध करने से कुछ नहीं होगा। बीच में देखो काफ़ी सारी ऐसी डिटेल्स दी गई हैं जो आंसर्स में लिखने लायक नहीं है। जैसे 1900 से पहले हमारे देश में इंजीनियर्स ही बिल्डिंग प्रोफेशनल हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद कॉलोनियल गवर्नमेंट ने डिज़ाइनर्स को कमीशन करना स्टार्ट किया। 1929 में आर्किटेक्ट्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, एक प्रोफेशनल ग्रुप इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, जिसमें बहुत ही कम 158 मेंबर थे। और बाद में जब इंग्लैंड में एक एक्ट बना, आर्किटेक्ट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1931 में बना था, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स ने भी लॉबी करना स्टार्ट किया कि इंडिया में भी आर्किटेक्चर से संबंधित प्रोफेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसी प्रकार का एक्ट बनाया जाए। काफ़ी समय तक ये मांग चलती रही। बाद में एक बिल प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में 1968 में, आर्किटेक्चर बिल, लेकिन ये बिल पास नहीं हो सका था। इवेंचुअली 1972 में एक्ट बना था, बट स्कोप काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड था। तो ये सारी डिटेल्स आंसर्स में इस्तेमाल करने लायक नहीं हैं। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।